नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वैयक्तिक विभिन्नताओं का जो टॉपिक है उस पर ये वीडियो है, जिसमें 68 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आरटेट, थर्ड ग्रेड या और भी अन्य जो एग्जाम्स हुई हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की, चाहे वो बाहरी राज्यों की हों चाहे राजस्थान की हों, उनमें ये रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। अब आपने कितनी तैयारी की है, इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी तैयारी को आपको परखने का भी मौका मिलेगा। और हमारे अन्य जो वीडियोज हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, वो हमारे आई बटन से क्लिक करके उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैयक्तिक विभिन्नताओं का ये टॉपिक। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम फैक्ट्स की व्याख्या भी करते जाएंगे, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती चली जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, समूह की विभिन्नताओं का, व्यक्तिगत क्षमताओं का या व्यक्तिगत समक्षमताओं का। तो शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो किन अंतर्निहित क्षमताओं एवं सक्षमताओं का अध्ययन करता है? तो यह है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गाल्टन महोदय ने किया था। गाल्टन महोदय ने 1879 में 1879 में प्रारंभ किया था। इनके यह अध्ययन वैज्ञानिक थे। इनके उपरांत इस दिशा में वैज्ञानिक कार्य कैटल ने किया था। जेम्स ड्रेबर के अनुसार एक समूह के व्यक्तियों में समूह की औसत से मानसिक अथवा शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। यानी जेम्स ड्रेबर ने कहा है कि एक समूह के व्यक्तियों में, यानी कोई समूह है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, उन समूह की औसत से मानसिक अथवा शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। यानी किसी समूह में कोई व्यक्ति है, उनमें से हर एक जो व्यक्ति है वो अलग अलग योग्यताएं रखता है। तो कोई यानी समूह की औसत जो है उसमें से यदि कोई व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अलग व्यवहार कर रहा है तो उसकी वो व्यक्तिगत विभिन्नता है, ऐसा जेम्स ड्रेबर का मानना है। लियोना टाइनर के शब्दों में शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक क्रियाओं, गति की क्षमताओं, बुद्धि लब्धि, ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापे जाने वाले भेदों को सिद्ध किया जा चुका है। अर्थात एक व्यक्ति का अपने समूह के अन्य सदस्यों से शारीरिक एवं मानसिक रूप से भिन्न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। यानी सामूहिक रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से किसी समूह से भिन्न होना ही उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, या व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित सत्य नहीं है? तो इनमें जो पहला कथन है, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है। यदि बुद्धि लब्धि स्तर समान रहेगा तो उनकी उपलब्धियों में विभिन्नता होने के चांस कम रहते हैं। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित ये जो कथन है ये गलत है, और यही हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं सामाजिक एवं आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, वंशागत एवं वातावरण या वंशागत। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज यानी व्यक्तिगत भिन्नता जो होती हैं उनके कारक कौन से होते हैं? वो होते हैं वंशागत एवं वातावरणीय कारक। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो कारक हैं वो हैं वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पहला आधारभूत कारण है वंशानुक्रम। रूसो, पियर्सन और गाल्टन इस कारण के प्रबल समर्थक हैं। यानी कि जो रूसो महोदय हैं, स्पीयरमैन है, वो पियर्सन है, और गाल्टन महोदय हैं वो इस कारक के समर्थक हैं कि इनके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रभावित होती हैं। तो वंशानुक्रम को इन्होंने माना है। दूसरा कारक है वातावरण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दूसरा आधारभूत कारण है वातावरण। इसके अलावा लिंग भेद एवं जाति प्रजाति भेद, देश जो है, जाति प्रजाति एवं देश जो है वो भी इस व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारक होते हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। वंशानुगत, सामाजिक एवं आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, या पर्यावरण एवं वंशानुगत। तो इसमें जो पर्यावरण एवं वंशानुगत यानी कि वातावरण एवं वंशानुगत जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारक सदैव ही माने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा व्यक्तित्व विभिन्नताओं का कारण नहीं है? यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं उनमें से कौन सा कारक इनका नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या निर्देशन। तो इसमें से वंशानुक्रम, वातावरण एवं परिपक्वता तो तीनों व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारक हैं, लेकिन निर्देशन जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर निर्देशन रहेगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं विचरणशीलता से, प्रतिमानता से, दोनों, एक और दो से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भेद जो है वो हम इन दोनों यानी एक और दो यानी कि विचरणशीलता एवं प्रतिमानता है जो है इसके माध्यम से पाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? यानी किसी जातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं उनको समझने के लिए निम्न में से कौन सा कारण मददगार सिद्ध नहीं है? मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रिया एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, या बुद्धि। तो इनमें से बुद्धि जो है वो इस कारण यानी कि जो प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इनको समझने के लिए मददगार साबित नहीं है। मूल व्यवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण एवं अधिगम की प्रक्रिया एवं विभिन्न व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का कारण नहीं है शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता या उचित घरेलू वातावरण। तो इनमें से उचित घरेलू वातावरण जो है वो बाल अपराध का कारण नहीं है। शारीरिक दोष, गरीबी एवं असफलता जो है वो बाल अपराध को जन्म देने वाले कारण हैं, इसलिए उचित घरेलू वातावरण इसका कारण नहीं हो सकता। यदि दूषित घरेलू वातावरण यहाँ होता तो वो उसका कारण बन सकता था। तो इसमें से हमें कौन सा कारण नहीं है, कौन सा कारण है आदि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको सही ढंग से समझकर और पढ़ते हुए उत्तर लगाना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? यानी कि जो बाल अपराधी होते हैं उनमें मनोवैज्ञानिक कारण इनमें से कौन सा नहीं है? मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीति या मंदबुद्धिता। तो इसमें से जो बाल अपराध का कारण नहीं है वो राजनीति जो है वो बाल अपराध को जन्म नहीं देती है। बाल अपराध का कारण राजनीति नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक एवं शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है या होती है हीनता की भावना, मस्तिष्क विकार, भय की भावनाएं, मानसिक अवरोध। तो इनमें से कौन सी जो विकारता है वो पैदा हो जाती है? तो ये हीनता की जो भावना है वो पैदा हो जाती है। यदि हम किसी बालक को बार बार परेशान करेंगे, बार बार दंड देंगे, बार बार विभिन्न प्रकार के गलत शब्दों से उसको यदि संबोधित करेंगे तो इससे बालक में हीनता की जो भावना है वो आ जाती है और फिर जो बालक है वो बाल अपराधी बन जाता है, यानी बाल अपराध की ओर मुड़ जाता है। इसलिए हमें उचित प्रकार का वातावरण उसको देना चाहिए और उचित प्रकार से उसको संबोधित करना चाहिए। किसी भी प्रकार से उसको प्रताड़ित नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए, बाल कारागार में भेजा जाए, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो कारण हैं वो उपयुक्त सभी जो उपाय हैं वो किसी किशोर अपराध के उपचार हेतु सही है। यानी संगी साथियों के साथ उसको रखा जाए जिससे उसका जो दुख है वो बटे, व्यावसायिक चिकित्सा उसको दी जाए, या बाल कारागार जो है वहाँ सुधार गृह में उनको भेजा जाए। तो ये सारे कारण जो हैं वो उसको सही करने के उपाय हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर या व्यक्तिगत विभिन्नता पर? तो छात्रों में जो सीखने की योग्यता निर्भर करती है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर करती है। यानी जो बालक हैं वो अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है पारितोष देकर, ताड़ना देकर, उदाहरण देकर या सजा देकर। तो चोरी की जो आदत है बच्चों में उसको उदाहरण देकर कम किया जा सकता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति का उदाहरण दिया जाए कि उसने चोरी की थी तो उसको ये सज़ा मिली थी, इसलिए आपको जो है वो चोरी करना गलत बात है ये समझना चाहिए। इसीलिए उदाहरण दे, किसी अन्य व्यक्ति के उदाहरण जो देकर है उसको इस प्रकार से चोरी करने की आदत से छुटकारा दे सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सफलता को प्रभावित करता है? बाह्य प्रेरणा, समायोजन का स्तर, दृढ़ता या सहोदर प्रतिद्वंदिता। तो इनमें से जो गणित विषय है उसकी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सफलता को प्रभावित करने वाला कारक जो है वह है दृढ़ता। यानी कोई बालक यदि किसी विषय को दृढ़ता के साथ सीखने का प्रयास करता है तो वो निश्चित रूप से उसको सीखता है, और यदि उसकी तरफ ध्यान नहीं देता यानी किसी विषय की तरफ ध्यान नहीं देता है तो उसको नहीं सीख पाता, इसलिए दृढ़ता जो है उसको प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए या अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। यहाँ अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रदर्शन की बात कही जा रही है, इसलिए शिक्षक को चाहिए कि विविध अधिगम के अनुभव जो है वो उपलब्ध कराने चाहिए। यानी विभिन्न प्रकार के जो बालक हैं उनकी इंटरेस्ट अलग अलग होता है, इसलिए विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध उन्हें कराने चाहिए। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर कैसे होते हैं? आक्रामक, संगठित, संगत या निम्न उपलब्धि वाले। तो अधिगम विकलांग यानी जो अधिगम में कम प्रदर्शन करते हैं, यानी सीखने की जो दर है उनकी वो धीमी होती है, तो उनको अधिगम विकलांग बच्चे कहा जाता है। तो उनकी जो उपलब्धि होगी वो निम्न होगी, यानी अधिगम विकलांग बच्चे जो होते हैं वो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे बच्चे को अति सुरक्षित रखें, बच्चे की तुलना लगातार दूसरों से करें, घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं या बच्चे के लिए योग्य अध्यापक का प्रबंध करें। तो बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि उनके लिए घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं, अति सुरक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बच्चे की लगातार तुलना किसी दूसरे बच्चे से नहीं करें। यदि किसी बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना की जाएगी तो वह अपने में कमियां ढूंढने लगेगा और फिर बाल अपराध की ओर बढ़ेगा वो, और योग्य अध्यापक का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए घर में अनुकूल वातावरण उसको यदि प्रोवाइड कराया जाए तो बच्चा जो है वो सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा और एक सूत्रीय विकास के लिए कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से समस्या बालक नहीं है, यानी ऐसा बालक जो समस्या उत्पन्न नहीं करता, इनमें से कौन नहीं है? चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता का ना कहना मानने वाले या मंद बुद्धि वाले। तो मंद बुद्धि वाला जो बालक है वो समस्यात्मक बालक नहीं है, बल्कि चोरी यदि करेगा तो समस्या घर पर लाएगा, झूठ बोलेगा तो फिर समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और माता पिता का कहना यदि नहीं मानेगा तो फिर जो माता पिता हैं वो उससे अप्रसन्न हो जाएंगे और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो पैदा होंगी। और मंदबुद्धि वाला जो बालक है वो इस प्रकार के कार्य नहीं करता है, इसलिए समस्या बालक नहीं है, वो केवल सीखने में मंद हो सकता है, इसका समस्या से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। अगला जो प्रश्न है वह है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रिया की योजना बनाने में या कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान एक अध्यापक को होना चाहिए, जिससे अध्यापक को सहायता मिलती है शिक्षण की जो अधिगम क्रियाओं की योजना है उनको बनाने में। यानी अध्यापक जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर यदि बालक को शिक्षा देगा तो वो जल्दी से सीख सकता है, और अध्यापक जो है उसको अपने शिक्षण कार्य में अधिक मदद मिलेगी और वो अधिक कामयाब होगा, जिससे बच्चे जो है उसके अधिक तीव्र गति से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आते हैं? चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इनको शॉर्ट में CWSN कहा जाता है। चाइल्ड विद स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के वर्ग में कौन कौन आते हैं? प्रतिभावान,
मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम या सामाजिक रूप से अक्षम। तो प्रतिभावान बच्चे जो हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये हमें कोड में से देखना है। इसके ये जो सभी बालक हैं यानी प्रतिभावान, इसका कुछ भाग नीचे और दिया हुआ है, उसमें से देखते हैं। यानी कोड में से देख के इनमें से हमें उत्तर छांटना है। यानी 1 और 3 यानी कि प्रतिभावान और शारीरिक रूप से अक्षम, या 3 और 4 यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम और सामाजिक रूप से अक्षम, 2 और 3 यानी मानसिक रूप से पिछड़े और शारीरिक रूप से अक्षम, या फिर ये सभी। तो विशेष आवश्यकताओं में यानी CWSN जो बच्चे होते हैं वो सभी प्रकार के बच्चे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या जन्मजात होते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में अपने गुणों को अर्जित कर लेते हैं। यानी यहाँ से पता लगता है कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन मंदबुद्धि है, कौन कम गति से सीखने वाला होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे अपने गुणों को अर्जित किशोरावस्था में कर लेते हैं, ऐसा मनोविज्ञान मानता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर जो शिक्षा दी जाती है उनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। यानी बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन किया जाना चाहिए, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करना चाहिए, लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता कर देनी चाहिए, यानी यदि लड़की है तो उसको कम गृह कार्य दिया जाए, लड़का है तो उसको अधिक गृह कार्य दिया जाए, या फिर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो हमें शिक्षा देनी है उसमें बुद्धि स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करना चाहिए। ये विकल्प जो है वो सबसे उपयुक्त है, अन्य जो विकल्प हैं वो इतने उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि यानी अभिक्रमित अधिगम सामग्री है जो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है, वो कौन सा कथन सबसे ज़्यादा इस बात की पुष्टि करता है। यानी विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं उसमें, या सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, या सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह रहेगा विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। यानी अभिक्रमित अधिगम सामग्री जो है उसमें इस प्रकार की सामग्री को रखा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कि जो विद्यार्थी हैं वो अपनी गति से सीख सकते हैं। इस अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन में या अभिक्रमित अधिगम सामग्री में विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने का मौका मिल जाता है, इसीलिए इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर विद्यार्थी गणित में निष्णात हो सकता है। गृह कार्य में कठिनाई के स्तर दृष्टि से विविधता होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है, परीक्षा में प्रश्न पत्रों में कुछ प्रश्न कठिन एवं कुछ प्रश्न आसान होने चाहिए। कक्षा में कमजोर बच्चों के लिए कुछ प्रश्न आसान और कुछ जो हैं वो पूछने चाहिए, यानी सभी प्रश्न कठिन नहीं होने चाहिए। तो कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुरूप सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर विद्यार्थी गणित में निष्णात हो सकता है, यह सही नहीं है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं, तो उनको इतना मतलब किसी भी प्रकार का ज्ञान यदि हम देंगे तो उसको वो ग्रहण करने में अक्षम रहते हैं, अपने आप को अक्षम पाते हैं। तो विभिन्न विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता हैं उनके सिद्धांत के अनुरूप ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर विद्यार्थी गणित में निष्णात हो सकता है, ये इस सिद्धांत के अनुरूप सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत उसकी प्रतिभाशालीता का है, सृजनशीलता का है, मंदबुद्धि का है या औसत बुद्धि का है। तो ऐसा बालक जो कभी ना होने वाली जो बात है उसकी यदि कल्पना कर रहा है तो ये जो यहाँ पर सही जवाब रहेगा वह है सृजनशीलता का। यानी ऐसी ऐसी कल्पनाएं जो असंभव लगती हैं वो सृजनशील बालक ही कर सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन थे। यानी प्रोजेक्ट जो मेथड थी उसका
आविष्कार या निर्माता कौन था? थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, पार्कहर्स्ट या वाटसन? तो किलपैट्रिक महोदय जो थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट मेथड का यानी परियोजना पद्धति का बच्चों के लिए विकास किया था, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु की अन्य बालकों से निम्न रहती है वे कहलाते हैं पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, मंदित मना बालक या बाल अपराधी बालक? तो ऐसे बालक जिनकी उपलब्धि अपने साथियों से कम रहती है उनको पिछड़े बालक कहा जाता है। सिरिट वर्ट के शब्दों में पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य अर्थात 10.5 साल में अपनी उम्र के समकक्ष के नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। यानी सिरिट महोदय एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, सिरिट वर्ट, उसने ये कहा है कि ऐसा कोई बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य यानी कि 10.5 वर्ष का है और वह अपनी उम्र के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको पिछड़ा बालक कहा जाएगा। और जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है उसको पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में वह बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, तो ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी कि गणित के अतिरिक्त अन्य जो विषय उनमें तो सामान्य लेकिन गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रख पा रहा है कोई बालक, तो उसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक या मनस्ताप बालक? तो ऐसे बालक को हम पिछड़े बालकों की श्रेणी में ही रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं, यानी कौन सी विशेषता है जो पिछड़े बालकों की नहीं है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, यानी ये जो विशेषता हैं ये पिछड़े बालकों की हैं, तो इनमें से एक विशेषता जो पिछड़े बालकों की नहीं है वो हमें देखनी है। तीसरी विशेषता है अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, और चौथी विशेषता है कम बुद्धि रखते हैं। तो इनमें से जो पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है वह है कम बुद्धि रखते हैं। अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का वो प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, यानी कि जो एवरेज बालक होते हैं उनके साथ वे चल नहीं पाते, और अपनी आयु के बालकों से वे काफ़ी पिछड़ जाते हैं। अभी सिरिट वर्ट के शब्दों में जो बात कही गई थी कि अपनी जो अपने नीचे से आयु का जो कक्षा है उसका गृह कार्य यदि वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें यदि उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको पिछड़ा बालक कहा जाएगा। लेकिन कम बुद्धि रखना ये कोई पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक की अच्छी थी, यानी 6ठी कक्षा तक तो कोई बालक अच्छा था, लेकिन 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह बालक किस प्रकार का रहेगा? मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा या मूढ़ बालक? तो ऐसा बालक जो किसी पर्टिकुलर क्लास तक तो ठीक था लेकिन आगे चलकर यदि वो कम उपलब्धि वाला हो जाता है तो उसको कहेंगे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक। यानी उसको इस प्रकार का वातावरण मिला कि जो उसकी उपलब्धि है वो कम हो गई, यानी कि उसको पर्टिकुलर रूप से अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाया जो कक्षा 6 तक मिला था। कक्षा 7 में आते ही उसका जो दोस्ती है वो गलत संगी साथियों से हो गई, या घर पर उसका जो उचित घरेलू वातावरण उसको उपलब्ध नहीं हो पाया जिसकी वजह से उसकी उपलब्धि है वो कम हो गई। तो इस प्रकार का जो बालक है वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक कहा जाएगा। अगला प्रश्न होता है, मंगोलिज्म होता है किशोर अपराध, मानसिक रोगी, मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली बालक? तो मंगोलिज्म जो होगा वो मंदबुद्धि कहा जाएगा। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि मंदबुद्धि बालकों को चिकित्सकीय शारीरिक विशेषताओं के आधार पर निम्न वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला है मस्तिष्क क्षति वाला बालक। यह एक प्रकार की दैहिक विकृति है जो कि बालक के मस्तिष्क को चोट अथवा बीमारी के कारण हानि पहुंचने से उत्पन्न होती है। दूसरा है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म प्रकार की मानसिक दुर्बलता वाले बालकों का बौद्धिक स्तर जड़ बुद्धि यानी कि 25 से भी नीचे रहता है। मंगोलिज्म बालकों का
को जड़ बुद्धि कहा जाएगा। इनका 25 से भी नीचे स्तर रहता है। और जड़ बालक जो हैं उन वो कौन से होते हैं, इनका बौद्धिक स्तर जड़ता से यानी 25 के नीचे से मूढ़ता यानी 25 से 50 तक रहता है। तो मंगोलिज्म जो होता है वो एक प्रकार से मंदबुद्धि बालक ही होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है, यानी वो किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाएगा? सृजनशीलता, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान या विशिष्ट? तो इस प्रकार का जो बालक है वो विशिष्ट प्रकार की श्रेणी में रखा जाएगा। निम्न में से कौन सा कृत्य अपचारी के अंतर्गत आता है? जुआ खेलना, दिवा स्वप्न देखना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य नहीं करना। तो अपचारी के अंतर्गत कौन सा कार्य शामिल किया जाएगा इनमें से? तो वह है जुआ खेलना। जुआ खेलना एक प्रकार का गलत कार्य है, इसलिए इसको अपचारी यानी अपराधों की श्रेणी में, गलत कार्यों की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाया जाता है? बहरों के लिए, अंधों के लिए, गूंगों के लिए या विकलांग बालकों के लिए? तो ब्रेल लिपि जो है जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, उससे अंधे यानी ब्लाइंड बालक जो हैं उनको पढ़ाया जाता है। इस पर अक्षर उभरे हुए रहते हैं, जिससे वे अपने हाथों के माध्यम से स्पर्श कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों की आयु होती है 5 से 10 वर्ष, 3 से 12 वर्ष, 18 से कम या 18 वर्ष से अधिक? तो बाल अपराधियों की जो आयु होती है वो होती है 18 वर्ष से कम। बाल अपराध का संबंध बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों से होता है, जैसे सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और मानसिक पक्ष। यानी कि सामाजिक, संवेगात्मक और मानसिक पक्ष जो होता है उन सभी से बालक का जो बाल अपराध है उससे संबंध होता है। किसी भी पक्ष में समायोजन करने में यदि बालक असफल रहता है तो वह बालक बाल अपराधी बन जाता है। यानी कि जो सामाजिक पक्ष है, संवेगात्मक या मानसिक पक्ष है, इसमें से किसी भी प्रकार के पक्ष में यदि बालक अपने आप को अक्षम पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है, तो वह बाल अपराध बन जाता है। और बाल अपराध का शाब्दिक अर्थ है सामान्य रास्ते से भटक जाना। वो कोई अपराधी नहीं होता है, केवल जो अपना जो जनरल वे है, सामान्य रास्ता है जिस पर उसको चलना चाहिए, वहाँ से वो भटक जाता है। तो बाल अपराध का अर्थ है सामान्य रास्ते से भटकने वाला बालक। ऐसे बालक जो समाज के द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं बाल अपराधी कहलाते हैं। बाल अपराधी बालक की उम्र जो है वो 18 वर्ष से कम होती है और इनका IQ निश्चित नहीं किया जा सकता। इनकी जो सीखने की क्षमता है उसको निश्चित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराधी का नहीं है, यानी बाल अपराध कौन सा कृत्य के अंतर्गत नहीं आएगा? नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, कक्षा से भाग जाना या झूठ बोलना। यानी ऐसा कौन सा कारक है जिसको हम बाल अपराध के अंतर्गत नहीं गिन सकते? नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, यानी बहुत से विद्यार्थी कक्षा में सो जाते हैं, कक्षा से भाग जाते हैं, या झूठ बोलना। तो इनमें से जो कक्षा में नींद निकालना है वो बाल अपराध के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। बाल अपराध के जो कौन से कृत्य हैं उनको देख लेते हैं। चोरी, भगोड़ापन, निरुद्देश्य भटकना, जेब काटना, धोखाधड़ी या ठगी करना, जुआ खेलना, उपद्रव करना, हमला, लड़ना एवं क्रूरता, संपत्ति को क्षति पहुंचाना, यौन अपराध करना, हत्या करना या मादक पदार्थों का सेवन करना आदि जो हैं वो ये बाल अपराधियों के कृत्य हैं। तो इनमें से कक्षा में नींद निकालना यह बाल अपराध का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा है? अवरुद्ध इच्छा, युद्ध, गुणसूत्र या यौनांगों का तीव्र विकास? तो मनोवैज्ञानिक कारण जो है उनमें से अवरुद्ध इच्छा का होना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल अपराध के जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में निम्न में से कौन सा कारण नहीं आता है? अध्यापक द्वारा अनुचित दंड, मूल्यांकन में पक्षपात, खराब संगत या विद्यालय से भाग जाना? तो जिम्मेदार शैक्षिक कारण जो है वो उनमें से हम खराब संगत को नहीं गिनेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से
किस स्थिति में सजा लाभदायक हो सकती है, यानी वह कंडीशन कौन सी है जब बच्चे को सजा दी जाए और वो उसको उसका बेनिफिट मिले, यानी सही सकारात्मक रास्ता, सकारात्मक जो वो हमारी सजा है वो उसके लिए हो, यानी सजा का जो इफेक्ट है वो सकारात्मक हो। जब बालक समझे कि सजा उसे नहीं बल्कि उसके गलत व्यवहार को दी गई है, गलत व्यवहार के कारण उसको सजा दी गई है, या जब सजा सबके सामने दी जाए, या जब अध्यापक बालक को स्वयं सजा न देकर प्रधान अध्यापक द्वारा सजा दिलवाए, या फिर जब बालक सजा का आदी हो जाए। तो जब बालक समझे कि सजा उसे नहीं बल्कि उसके गलत व्यवहार के कारण उसको दी गई है। यदि इस प्रकार की भावना बालक के अंदर आ जाएगी तो सजा जो है वो हमारी लाभदायक रहेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, या पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का जो प्रतीक नहीं है वह है लिंग में विभिन्नता। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सी व्यूहरचना या अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों के मद्देनजर रखते हैं कि लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के एवं लड़कियों में शारीरिक एवं गामिक कौशलों के विकास की संभावित क्षमता समान होती है। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण करने के लिए उनकी योग्यताओं पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। या फिर अगला ऑप्शन है, लड़के एवं लड़कियों दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के समस्त सामाजिक तरीके उनको सिखाए जाएं। तो कौन सी व्यूहरचना या अभिप्रेरित लैंगिक अंतर है जो लैंगिक समता की भावना के विपरीत है, यानी लड़का और लड़कियों के भावना के विपरीत है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा, कि लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। तो यदि किसी प्रकार का सहयोग प्रदान करना है तो लड़का एवं लड़की दोनों के लिए वो करना चाहिए। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, या बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर? तो बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो ये मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, यानी बहिर्मुखी जो बालक होगा वो मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी जो विभिन्न प्रकार की भावनाएं उनको अभिव्यक्त कर देगा, यानी बता देगा घर वालों को, जिससे वो इस प्रकार की जो परेशानी है उससे छुटकारा पा सके। जबकि अंतर्मुखी जो विद्यार्थी है वो ज़्यादातर मन ही मन परेशान होता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता, जिससे लोगों को उसके बारे में पता नहीं लगता कि यह क्या सोच रहा है। अगला प्रश्न है, मेरेडिथ के अनुसार कहा जा सकता है कि जिन परिवारों का सामाजिक स्तर ऊंचा होता है उनके बालक होते हैं कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, या स्वस्थ नहीं पर विकसित होते हैं। तो मेरेडिथ महोदय ने अध्ययन किया, उसके आधार पर ऐसा कहा कि जिन परिवारों का सामाजिक स्तर ऊंचा होता है उनके बालक होते हैं अधिक स्वस्थ एवं विकसित, यानी जिन परिवारों को जो सोशल स्टेटस है जितना ऊंचा होगा उनके अनुसार उनके बालक जो हैं वो अधिक स्वस्थ एवं विकसित भी होंगे। अब अगले प्रश्न जो है वह है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, या प्रखर बुद्धि बालक को? तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो मंदबुद्धि बालक को दी जानी चाहिए, जिससे वो अपने हाथ के दस्तकार करते हुए, हाथ के कार्य करते हुए विभिन्न प्रकार से अपना जीवन यापन बिता सकें। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए अभिभावकों के मत को, या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को, शिक्षक के निर्णयों को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को देना चाहिए? तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो कार्य करना चाहिए वह
वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथक कक्षाएं किन के लिए लगाई जाती है, या विभिन्न प्रकार के और कार्यक्रम हैं वो किन प्रकार के या किस प्रकार के बालक जो हैं उनके लिए काम में लाए जाते हैं, ये जो है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए काम में लाए जाते हैं। यानी उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज यानी अलग कक्षाएं लगाई जाती हैं। अन्य प्रकार के और जो संवर्धन कार्यक्रम यानी उनको आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम है वो प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा का सही ढंग से यूज हो और वह अपने जीवन में अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल करें। अगला जो प्रश्न है वह है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता या वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किस प्रकार के बालकों की। यानी ऐसे कौन से बालक हैं जिनमें समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता हो, वातावरण के दोषों को वो समझते हों और कमियां एवं रिक्तियों के प्रति वो सजग रहते हों। वे बालक हैं प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, सृजनशील बालक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के जो बालक हैं वह हैं सृजनशील बालक। यानी सृजनशील बालक जो हैं वो समस्या के अर्थ, योग्यता, वातावरण की कमियों एवं अन्य जो कमियां हैं उनको जानने में सबसे आगे रहते हैं, सजग रहते हैं, अवेयर रहते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, समस्यात्मक बालक के उपचार हेतु निम्न में से उपयोगी प्रयास है। यानी कौन सा उपाय है जो समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए काम में आता है। अभिभावक से शिकायत, प्रार्थना स्तर पर दंडित करना, पुलिस का भय दिखाकर या एकांत में समझाकर। तो यहाँ पर जो एकांत में समझाने का कार्य है वो सबसे अधिक उपाय है जो समस्यात्मक बालक के उपचार हेतु काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मनस्तापी बालक से संबंधित है। यानी ऐसा कौन सा कार्य है जो मनस्तापी बालक से संबंधित है। इनमें थकान, हृदय की तीव्रता तथा चिड़चिड़ापन पाया जाता है। इनका व्यवहार सामान्य होता है। इनकी मूल प्रवृत्तियां विकृत होती हैं। इनमें मनोदैहिक रोग पाए जाते हैं। तो मनस्तापी बालक से संबंधित जो नहीं है वह है इनका व्यवहार सामान्य होता है। अन्य यहाँ पे हमें नहीं है छांटना है, तो नहीं है के अंतर्गत जो कार्य आएगा वह है इनका सामान्य व्यवहार होता है। यानी मनस्तापी बालक जो हैं वो थकान, हृदय की तीव्रता तथा चिड़चिड़ापन इनमें पाया जाता है। इनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो विकृत होती हैं और इनमें मनोदैहिक रोग पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो सामान्य नहीं होता। इसलिए हमें जो उत्तर ढूंढना है वो यही हमारा उत्तर है, इनका व्यवहार सामान्य नहीं होता है। मनस्तापी बालकों की जो विशेषता है वो ये नहीं है, इसलिए हमें इसमें नहीं है छांटना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थी हैं उनकी है। तो इसमें नहीं है वो देखना है। बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उन्हें नहीं मिलती। व्यापक एवं विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता और विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो इसमें हमें जो छांटना है वो ऐसी विशेषता इनमें से छांटनी है जो सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए नहीं है। यानी कि जो नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल है वो उन्हें नहीं मिलती, ये यहाँ गलत बात है। तो ये सामाजिक जो नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल है उन्हें मिलती है, इसलिए ये हमारा उत्तर रहेगा। अगर यहाँ मिलती होता तो ये बात गलत होती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की नहीं है। अमूर्त चिंतन का प्रभाव, पारिवारिक समायोजन का अभाव, शारीरिक विकृति होना या सीखने की गति धीमी होना। तो इनमें से यानी मानसिक दृष्टि से जो पिछड़ा बालक है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। पारिवारिक समायोजन का अभाव, यानी पारिवारिक समायोजन का अभाव है वो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक की नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है मानसिक क्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों में भिन्नता,
अमूर्त विषयों में रुचि या उपयुक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो विशेषता है वो ये सभी हैं, यानी मानसिक क्रियाओं में वो तीव्र होते हैं, दैनिक कार्यों में भिन्नता रहती है उनकी, अमूर्त विषयों का वो चिंतन करते हैं। तो ये सभी कार्य जो है वो प्रतिभाशाली बालकों के हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े हुए या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनमें अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की जो पहचान है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षण द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को पहचान नहीं सकते, बुद्धि, लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, निष्पादन मापन बहुत कठिन है, या बुद्धि मापन की विश्वसनीयता निष्पादन मापन से अधिक है। तो इनमें प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी पहचान का निष्पादन परीक्षण द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? तो ये जो है कि निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को पहचान नहीं सकते, यह बात गलत है। निष्पादन मापन के माध्यम से हम पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को पहचान सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? आवश्यकता, अभिभावक को नियंत्रण एवं अनुशासन, अज्ञानता और आदत। तो इनमें से चोरी का कारण जो है वो अभिभावकों का नियंत्रण एवं अनुशासन नहीं हो सकता। यदि अभिभावक नियंत्रण रखेंगे और उनका ध्यान रखा जाएगा, अनुशासित रखेंगे बच्चों को, तो वो चोरी की आदत की ओर अग्रसित नहीं होंगे। तो इनमें से अभिभावकों का नियंत्रण एवं अनुशासन चोरी का कारण नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक या मंदबुद्धि बालक? जो लंबे बालक जो है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि पिछड़े, विकलांग एवं मंदबुद्धि बालक जो है वो सभी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से परिवार से संबंधित बाल अपराध का कारण है? विघटित परिवार, समाज में भ्रष्टाचार, विद्यालय से भागना या शिक्षण में कमी? तो विघटित परिवार जो है वो बाल अपराध का कारण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन रखने के लिए उचित है? प्रभुत्वात्मक प्रविधि, प्रजातांत्रिक प्रविधि, अनुमतिपूर्ण प्रविधि या निष्क्रिय प्रविधि? तो प्रजातांत्रिक प्रविधि जो है वो अनुशासन सीखने के लिए या सिखाने के लिए बालकों को उचित प्रकार की प्रविधि है। यदि प्रभुत्वात्मक यानी शिक्षक का ही केवल या बड़े लोगों का केवल प्रभुत्व रहेगा, बालक की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तो यह गलत विधि है। अनुमतिपूर्ण प्रविधि भी गलत है कि हमेशा बालक को अपनी अनुमति के अनुसार कार्य करने के लिए रखा जाए, और निष्क्रिय प्रविधि यानी बालक की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये भी गलत बात है। इसलिए प्रजातांत्रिक प्रविधि जो है वो बालकों में अनुशासन सिखाने की अच्छी प्रविधि है। अगला प्रश्न है, स्कूल सुधार स्थापित किए जाते हैं, यानी सुधार स्कूल जो है वो किस लिए स्थापित किए जाते हैं? बाल अपराधियों के लिए, मानसिक मंद बच्चे बालकों के लिए, यानी ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से मंद होते हैं उनके लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या सामान्य बच्चों के लिए? तो सुधार स्कूल जो है वो मुख्य रूप से बाल अपराधी बालकों को सुधरने का मौका देने हेतु स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में व्यक्तिगत विभेद होने का मुख्य कारण कौन सा है? बालकों में व्यक्तिगत विभेद होने का मुख्य कारण है विद्यालय की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक भिन्नता या मानसिक गुण? तो बालकों में व्यक्तिगत विभेद होने का जो सबसे बड़ा कारण वह है मानसिक गुण। शारीरिक भिन्नता, माता पिता की शिक्षा एवं विद्यालयों की गुणवत्ता इतना ज़्यादा यहाँ कारण नहीं है। सबसे उपयुक्त जो कारण है, सबसे बड़ा कारण वो है मानसिक गुण, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो मानसिक गुणों के आधार पर होती हैं। निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? रुचि, बुद्धि, मानसिक वृत्ति या पूर्व अधिगमसार? तो यहाँ पे समस्या समाधान का जो सबसे बड़ा कारण है वह है मानसिक वृत्ति। किसी की भी मानसिक वृत्ति होगी वो समस्या समाधान में सबसे बड़ा कारण रहेगी। किसी की यानी किसी बाल अपराधी की मानसिक वृत्ति को चेंज कर दिया जाए तो वह सकारात्मकता की ओर बढ़ सकता है, और यदि उसकी प्रवृत्ति को बदला नहीं जाएगा
तो निरंतर रूप से नकारात्मकता की ओर जाएगा। इसलिए समस्या समाधान में जो बाधक है वो सबसे बड़ी है मानसिक वृत्ति। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा कारक जो है वो निम्न में से कौन सा कारक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का जो कारण नहीं बनेगा वह कौन सा रहेगा? स्वस्थ वातावरण, यानी स्वस्थ किसी बच्चे के लिए स्वस्थ वातावरण यदि दिया जाएगा तो वह विभिन्न प्रकार का यानी शारीरिक और मानसिक दोष है उसके अंतर्गत नहीं आ पाएगा और अपनी जो गति है उससे पिछड़ेगा नहीं। इसलिए स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न जो है वह है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? यानी ऐसे परिवार जो प्रगतिशील हों, बच्चों का ध्यान रखने वाले हों, उनमें अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक है वो अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। तो ऐसे बालक जो हैं उनमें उपलब्धि जो प्रेरक है वो सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। ऐसे बालक अपनी जो उपलब्धि है उनको बड़ी तीव्र गति से हासिल करने वाले बालक होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित करने या पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना। यानी कौन सा सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? इनमें से जो सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है वह है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। यानी किसी के लिए रहने को स्वस्थ परिवेश यदि मिलेगा, उचित वातावरण मिलेगा तो वह सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं हो सकता, किसी प्रकार की सामाजिक समस्या उसको नहीं होगी। अन्य प्रकार की जो 3 समस्याएं वो सामाजिक रूप से वंचित समस्याएं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या उपरोक्त सभी में। तो व्यक्तिगत भेद जो है वो उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक जिसने कहा है कि मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करते हैं? बाल अपराधी जो होते हैं वो किसी कानून को भंग करते हैं ऐसा माना जाता है। यह कौन मनोवैज्ञानिक है? वैलेंटाइन, गुडविन, स्किनर या गुड। तो इनमें से जो वैलेंटाइन महोदय हैं वो कहते हैं कि मोटे तौर पर यानी सामान्यतः यह समझा जाता है कि बाल अपराध जो होते हैं वो किसी कानून को भंग करते हैं, किसी कानून को भंग किए जाने के कारण या तोड़ने के कारण बाल अपराधी बन जाते हैं बालक, ऐसा वैलेंटाइन महोदय मानते हैं। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा के निम्न में से कौन से प्रयास करने चाहिए? विशेष विद्यालय की व्यवस्था, आवासीय विद्यालय, सरल पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो विशेष यानी मंदबुद्धि बालक जो हैं उनके लिए ये सभी प्रकार के जो प्रयत्न हैं वो करने चाहिए, यानी कि उनके लिए विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए और आवासीय विद्यालय उनके लिए खोले जाएं और उनके लिए अपेक्षाकृत सरल पाठ्यक्रम बनाए जाएं जिससे वो अपने आप को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। इसके अलावा अब प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्धि जो बालक हैं उनका हम तुलनात्मक अध्ययन अर्थ, बुद्धिलब्धि, शारीरिक विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, शैक्षणिक विशेषताओं के आधार पर करेंगे। तो प्रतिभाशाली बालक का अर्थ होता है वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से अधिक होती है, अथवा ऐसा बालक अपने आयु के बालकों में विशेष या साधारण योग्यता में श्रेष्ठ होता है। संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभावान बालकों की श्रेणी में आता। केवल पढ़ाई ही नहीं, जो संगीत, साहित्य, कला आदि श्रेणियों में यदि कोई बालक आगे रहता है तो उसको भी प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। जबकि मंदबुद्धि बालक जो उसका अर्थ है अपनी आयु अथवा कक्षा के अनुसार औसत बालक से एक या अनेक विषयों में काफी पीछे रह जाने वाला बालक मंदबुद्धि बालक कहलाता है। अब बुद्धि लब्धि इनकी कैसी होती है? तो प्रतिभाशाली बालक जो होती है या तीव्र बुद्धि बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 120 से 140 तक रहती है या उससे ऊपर रहेगी। 120 या 140 से ऊपर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों या बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, जबकि मंदबुद्धि बालक जो होते हैं वो 25 से
75 के बीच उनकी बुद्धि लब्धि होती है। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से 75 के बीच, जबकि प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 120 से 140 से ऊपर होती है। अब उनकी शारीरिक विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालकों की जो शारीरिक विशेषताएं वो है, ऐसे बालक अपने वर्ग या समूह में औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की अपेक्षा अच्छी शारीरिक विशेषता रखते हैं व उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। जबकि मंदबुद्धि बालकों की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो यह है कि ऐसे बालकों में शारीरिक एवं आंगिक दोष जैसे बहरापन, अंधापन, मस्तिष्कीय आघात आदि होते हैं, जिसके कारण इनकी मंदता प्रकट होती है। अब इनकी मानसिक विशेषताएं क्या होती हैं? प्रतिभाशाली बालक पठन, भाषा, गणितीय तर्क, विज्ञान, साहित्य एवं कला में उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनमें तर्क, सामान्यकरण एवं बोध की क्षमता अधिक होती है। जबकि जो मंदबुद्धि बालक हैं उनकी मानसिक विशेषता ये होती है कि इनमें परिपक्वता की गति मंद होती है, जिससे वे औसत कठिनाई वाले कार्य नहीं कर पाते, तथा इनकी मानसिक शक्तियाँ जैसे स्मरण शक्ति, सामान्यकरण, संप्रत्ययीकरण, प्रत्यक्षीकरण, भाषा योग्यता, कल्पना शक्ति, क्रियात्मक योग्यता आदि वो क्षीण होती हैं। अब जो सामाजिक विशेषताएं उनको देखते हैं। प्रतिभावान जो बालक हैं वो ऐसे बालकों में अहंकार की भावना कम तथा वे विश्वसनीय एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिक होते हैं, यानी अपने ऊपर विश्वास करते हैं या जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है और अपने कार्यों को निश्चित रूप से सही ढंग से करने वाले होते हैं। उनकी सामाजिक अभिवृत्तियां एवं चारित्रिक गुण जो होते हैं वो व्यापक होते हैं। वे संवेगात्मक परीक्षणों में अधिक अंक प्राप्त करते हैं, ऐसे प्रतिभावान बालक होते हैं। जबकि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो सामाजिक विशेषताओं में एकाग्रता एवं सृजनात्मकता का इनमें अभाव होता है। इनमें नैराश्य सहन शक्ति निम्न कोटि की होती है, यानी निराशा इनमें ज़्यादा आएगी और ये किसी प्रकार के कार्य को सहन करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं। ये अपने से कम आयु वर्ग के बालकों के साथ सामूहिक क्रियाकलाप करते हैं। ये घर एवं आस पड़ोस से सीखे व्यवहार की आवृत्ति ही रखते हैं, यानी किस प्रकार का वातावरण घर में किया जा रहा है, कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, उन्हीं की केवल ये आवृत्ति करेंगे, ये कोई नया करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब शैक्षणिक विशेषताएं जो होती हैं वो प्रतिभावान बालकों की देखते हैं। ये शीघ्रता एवं सरलता से सीखना एवं याद करना, सामान्य बुद्धि एवं व्यावहारिक ज्ञान का अधिक उपयोग करना तथा अपने आयु वर्ग के बालकों की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखना, अधिक प्रश्न पूछना एवं अभिरुचि क्षेत्र विस्तृत होना, ये प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षणिक विशेषता होती हैं। जबकि मंदबुद्धि बालक जो हैं वो ऐसे बालक होते हैं जो अपने सामान्य बालकों से 2-3 वर्ष पिछड़ जाते हैं, यानी सामान्य बालक जो होते हैं उनसे 2-3 वर्ष पीछे रह जाते हैं। सामान्य कक्षाओं में ये पाठ्यक्रम निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं कर पाते। कुछ पढ़ना, लिखना एवं साधारण गणित सीखना ही इनकी शैक्षणिक उपलब्धि होती है। मंदता अधिक होने से ये अधिगम के योग्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी विशेषताएं रही थी और अर्थ, बुद्धिलब्धि, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर या मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विशेषताओं के आधार पर प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्धि बालकों का ये अंतर है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाला वीडियो पूरा होता है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला रहेगा। आप अपने अच्छे कमेंट्स हमारे लिए निरंतर रूप से लिखते रहें, इसी प्रकार से हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके हमारे मनोविज्ञान के जो अन्य हमारे वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं, या अन्य प्रकार के जो वीडियोज़ हैं उनको भी प्लेलिस्ट में जाके आप उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। निरंतर रूप से हमसे जुड़े रहें। आगे के वीडियो के लिए धन्यवाद।